हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई रियली होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर लाइफ एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। अच्छा, ये थंबनेल देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि ये एक नया पहल है मेरी तरफ से, जहाँ पे हम जो मंथली करंट अफेयर्स है उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे। किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से अगर आप महीने का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हो तो आप इस वीडियो के ऊपर, यहाँ पे जो इस चैनल के ऊपर जो वीडियो आएगा मंथली 2 या 3 वीडियो, जहाँ पे हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से आप आपका जो करंट अफेयर्स का नोट्स है या फिर जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आज इस लेवल पे इस जिस लेवल पे मैं शुरू कर रहा हूँ ये करंट अफेयर्स का सेक्शन, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पूरा का पूरा सेशन अगर आप देख लेंगे 1 महीने में तो आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा 1 महीने का। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी टीचर से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो यूट्यूब के ऊपर, जो भी आपका टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो किसी एक टीचर को पकड़ के उसका पूरा अगर आप वीडियो देखेंगे और उसका नोट डाउन करके किसी एक स्टैंडर्ड पीडीएफ से पढ़ के, अगर आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स इस महीने का कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आपका एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है। जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, जो मुझे लगेगा कि इस महीने भर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 या 80 to 100 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, उसी 80 to 100 क्वेश्चन को हम उठाएंगे और उसको डिस्कशन करेंगे। आपका बेनिफिट यहाँ पे ये होगा कि आप इस वीडियो से आपका जो रिवाइज है वो बिल्कुल कर सकते हैं और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन ये वन शॉट वीडियो नहीं है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ से पूरा का पूरा महीने का करंट अफेयर्स कवर कर पाओ। नहीं, आप जहाँ पे भी जो टीचर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है या अच्छे टीचर है, फेमस टीचर्स है, उनसे आप पढ़िए, उनसे उनका नोट्स बना के फिर यहाँ पे आपके उस करंट अफेयर्स का आप रिविजन कर सकते हो। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ बोलना चाहूँगा तो यही है कि अभी तक, अभी 8 से 9 साल हो गया मेरा इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में पढ़ाते हुए। मैथ, रीजनिंग यही पढ़ा मेनली मैं डिस्कस करता हूँ क्लास में, या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैथ रीजनिंग के ऊपर मेरा मेनली फोकस रहता है। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो जिसका डिस्कशन या पढ़ाने में मुझे हमेशा से ही एक नैक रहा है। तो मुझे लगा कि ये एक राइट टाइम है, क्योंकि जस्ट साल शुरू हुआ है। तो अगर मैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, इस साल का दिसंबर तक एक करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे किसी स्टूडेंट को या आप लोगों के साथ यूट्यूब के ऊपर पढ़ा सकता हूँ, तो मैं खुद को मानूंगा कि हाँ, मैं करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँगा या पढ़ा सकता हूँ, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज। तो ये मेरे तरफ से एक पहल है। ये करंट अफेयर्स का जो वीडियो है ये मेरी लाइफ का फर्स्ट करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो हो सकता है इसमें काफ़ी सारा लूपहोल आपको मिले। तो दिन पे दिन इस पर मैं काम करके उस सब लूपहोल को बेटर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे दोस्त लोग हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे इससे क्या होगा, मुझे एक ब्रॉडर फीडबैक मिलेगा कि मुझे किस जगह पे काम करना है, क्योंकि काम तो मुझे इसके ऊपर करना है, मुझे डेफिनेटली पता है। क्योंकि करंट अफेयर्स ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, तो इसमें काफ़ी सारा पॉलिशिंग की ज़रूरत पड़ेगा मुझे, ठीक है। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो को देखना, और आपका जो जनवरी महीने का करंट अफेयर्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, या फिर ये भी देख लेना कि जो आप पढ़े हो क्या वो सफिशिएंट है या फिर नहीं है। ये वीडियो मेनली मैं फॉर ए चेंज शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग का वीडियो बहुत हो चुका है, बहुत मैं पढ़ा रहा हूँ और उसको मैं कंटिन्यूसली पढ़ाते रहूँगा। तो करंट अफेयर्स ये मेरे लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट है। चलिए, बहुत कुछ हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिए कि इस वीडियो शुरू करने के पीछे बैकड्रॉप क्या है। अभी डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं, है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ में वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। आप कुछ देर के लिए पॉज करके, कुछ देर के लिए आप पॉज कर सकते हो और इस वीडियो का आंसर आप मनी मन सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या है।
ठीक है। और लास्ट तक शायद मैं इस सेशन में मोस्ट प्रॉब्ली 30 to 34 क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा। ये पार्ट 1 है जनवरी महीने का, तो 30 to 34 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर पाते हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारे साथ वाकई में जुड़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंडिया हैज़ सरप्राइज जापान टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऐसा स्टेटमेंट ही है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर ही बोला गया है। इंडिया एम्स टू अटेन हाई मिडिल इनकम स्टेटस बाय विच ईयर। ये आपका एक सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो अगर आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल का कोर्स पेपर दे रहे हो, तो आपको इस वीडियो सीरीज में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे उस क्वेश्चन के अंदर ही इतना इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि अगर आपको आंसर भी नहीं पता है इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अगर आपको उस आंसर भी नहीं मालूम है, उस क्वेश्चन को भी अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो और मेमोराइज कर लेते हो, तो आपका काफ़ी सारा 2-3 क्वेश्चन वहाँ से ही बन जाता है क्वेश्चन से ही। तो जैसे कि यहाँ पे अगर किसी ईजियर लेवल का जो पेपर है उसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडिया वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी किसको हटा के बना है, मतलब किसको सप्रेस करके फिर उसने बना है, तो आपका सीधा सीधा आंसर जापान आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो हाई मिडिल इनकम स्टेटस है ये कब तक अटेंड कर लेगा इंडिया। इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है 47। बाय द ईयर 2047 इंडिया ये अचीव कर लेगा, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में जो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जाके भी इसको और थोड़ा डिटेलिंग में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तो वो मैं लगे हाथ उसी क्वेश्चन में डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है ना। तो जैसे कि ये जो बोला जा रहा है ना कि इंडिया टू अटेन हाई मिडिल इनकम स्टेटस, तो ये डिफाइन कौन करता है कि कोई कंट्री हाई मिडिल इनकम में है, लो मिडिल इनकम में है, लो इनकम में है, हाई इनकम में है, ये डिसाइड कौन करता है। ये डिसाइड करता है सबसे पहली बात ये डिसाइड करता है वर्ल्ड बैंक ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक किस क्राइटेरिया पे या किस पैरामीटर पे ये डिसाइड करता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये डिसाइड करता है वर्ल्ड बैंक, वो देखता है कि उस कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है और उसको डिवाइड करता है टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो का वैल्यू है, अगर ये रेशियो का वैल्यू लेस देन $1000 आ रहा है, तो वो सब कंट्री लो इनकम कंट्रीज में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये जो रेशियो है, ये रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन, एग्जैक्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, 13935, हल्सम आप 13,000 भी मान सकते हो या 14,000 भी मान सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपसे इतना डिटेलिंग में क्वेश्चन करता है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको मैं हाई इनकम कंट्रीज़ में रखता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, यूएसए है, जापान है, सिंगापुर है, यूएसए, जापान, सिंगापुर, ये सब आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था आपसे हाई मिडिल इनकम, अब मिड इनकम कंट्री में नहीं, मिड इनकम कंट्रीज में भी 2 पार्ट है, एक है लोअर मिडिल और एक है हायर मिडिल, ठीक है। अब मान के चल सकते हो कि 1100 से, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, 1100 से
65 ऐसा कुछ वैल्यू है। ये इतना डॉलर तक अगर ये वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू मैंने बोला था आपको, ये वैल्यू अगर इस रेंज में आ रहा है तो लोअर मिडिल इनकम में वो कंट्री आ जाता है। अगर हायर में जाना है किसी कंट्री में, हायर मिडिल इनकम, जैसे कि इस क्वेश्चन में बात हो रहा है, तो उसका रेंज कुछ ऐसा है। ठीक है, ये क्राइटेरिया अचीव हो जाएगा तो उस कंट्री को मैं हाई मिडिल इनकम में डाल दूंगा। एग्जाम्पल, इसमें चाइना भी आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें चाइना आता है। ठीक है, अब आपको रियलाइज करना है कि ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास था या नहीं था। ठीक है, आपको ये सब बैक ऑफ द माइंड में स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जाम दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ, एक बात हुआ, एक जिक्र हुआ वर्ल्ड बैंक। अब स्टैटिक फैक्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्ल्ड बैंक में मेंबर कंट्रीज कितने हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये 189 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, हेड कौन कर रहा है अभी, प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा। ठीक है, प्रीवियसली अजय बंगा कहाँ पे काम करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। शायद आपको एग्जाम में ना पूछे, लेकिन जब आप किसी जगह पे डिस्कशन करेंगे, आपके पास अगर ये सब इन्फॉर्मेशन रहेगा और आप अगर एक ग्रुप डिस्कशन में है या फिर इंटरव्यू में है, आपको ये सब नॉलेज लेके चलना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूछा ही जाएगा, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज है तो ही कॉन्फिडेंस है। आप बिना नॉलेज का आपके पास कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर्स को ऐसे कभी भी इस सोच के साथ नहीं पढ़िएगा कि ये मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा काम कहाँ पे आएगा, पूछेगा तो नहीं एग्जाम में। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं जहाँ जहाँ पे भी पढ़ाना जाता हूँ या फिर जो भी क्लास में जाता हूँ ना, थोड़ा बहुत दिमाग में जो आ जाता है मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करने का। तो शायद ये इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल लूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि आप करंट अफेयर्स को अगर आप ये बहुत मैकेनिकली पढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि आपको आपके पेपर में जो जो पूछेगा आप बस उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे, तो आज के डेट में स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जाम ये स्ट्रेटेजी या फिर ये माइंडसेट तो काम नहीं करने वाला है। आपको पढ़ के रखना पड़ेगा सब कुछ। तो जितना चाहिए मुझे पेपर में उतना ही अगर आपको पढ़ना है, वैसा वाला जो पेपर सब है वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में आप कर सकते हो कि सिलेबस के बाहर मैं जाऊंगा ही नहीं। लेकिन करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस, इसका कोई सिलेबस नहीं होता। एवरीथिंग अंडर द स्काई इज जीएस, एवरीथिंग अंडर द स्काई इज करंट अफेयर्स। सो आपको सारा चीज़, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा चीज़ एकदम रट्टा मार लो, नहीं, आप पढ़ लो, देख लो, फिर से कहीं पे कभी पढ़ो, फिर से कभी ना कहीं डिस्कशन में आ जाएगा, उससे आपका मेमोराइज हो जाएगा। आप क्विज लगाओ, आप चीज़ों को निगलेक्ट मत करो। ऐसा मतलब ये चाहिए नहीं, मतलब एक न्यूज़ आपने पढ़ा किसी पीडीएफ में, आप उस पूरे न्यूज़ को पढ़े ही नहीं। ऐसा जो रीडिंग स्टाइल है, ऐसा जो पढ़ने का स्टाइल है, ये सही नहीं है। आप उस पूरा का पूरा न्यूज़ को पढ़ो। ज़रूरी थोड़ी है कि सब कुछ आपको याद रखना है, और सब कुछ तो आपको याद रहेगा भी नहीं, लेकिन पढ़ लो, क्योंकि दिमाग बहुत बहुत पावरफुल है। आपका कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड दोनों आपको हेल्प करेगा एग्जाम में राइट टिक करने में। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करेगा, काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, चलो बहुत कुछ डिस्कशन कर लिए एक क्वेश्चन में, अब काम के बाद पे आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इस सीरीज में ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोग कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए विजय फल्टा, ए पायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन इनिशिएटिव aimed at equipping government school students with future ready skills in AI is an initiative of which ministry? सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है,
अब देखो ये एक्चुअल में है क्या, ये जो निर्मला सीतारमन है रिसेंटली विजयनगर, कर्नाटक में विजयनगर में गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने ये चीज़, ये जो नया इनिशिएटिव है उसको लॉन्च करा। बेसिकली इस पे क्या करेगा ना, जो गवर्नमेंट स्कूल सब है जहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चे रहते हैं या बहुत वेल फाइनेंशियली स्टेबल लोग नहीं रहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल सब में, उसमें ये सब एक एआई लैब टाइप का बनेगा जहाँ पे मेनली फोकस रहेगा स्टेम पे। स्टेम इन द सेंस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साथ साथ रोबोटिक्स। जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें जो उस करिकुलम के अंदर जो एआई का सिलेबस है या एआई का करिकुलम सब है, उसके अकॉर्डिंग भी ये सब चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे कि ये सब चीज़ें वहाँ पे फॉलो करेगा इस लैब में। बेसिकली क्या है, हमारा दिमाग से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम, फास्ट फॉरवर्ड काम कर सकता है जो एआई है। तो एआई लैब वहाँ पे बैठा के हमको क्या मदद होगा, उससे मदद ये होगा कि स्टूडेंट सब जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे ही उनके पास उतने साधन नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ पाए वो लोग। तो इस लैब में हम लोग ये जो इनिशिएटिव है इसके मदद से ये हेल्प किया जाएगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सब है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सब, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट सब है या फिर कोडिंग है, ये सब सिखाया जाएगा आपको उस इनिशिएटिव के अंदर, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली इस जो भी इनिशिएटिव है उसका मेन क्या बोल गाइडलाइन है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, आउटलाइन है इनफैक्ट। तो अब इस क्वेश्चन से आप एक्स्ट्रा क्या जान सकते हैं या जानना चाहिए आपको, जैसे कि यहाँ पे जिक्र हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन उसका हेड कौन है आपको जानना ज़रूरी है। कौन है वो? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट तो ऑब्वियसली जानते होंगे, निर्मला सीतारमन। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट मतलब कौन है वो मिनिस्टर, कौन है? अश्विनी वैष्णव, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इसमें का भी जो हेड का पोजीशन है वो निर्मला सीतारमन के पास ही है। तो इस क्वेश्चन से आप, इससे ज़्यादा कुछ आपको ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक से जानने का, मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, खास करके जो एसएससी रेल या फिर स्टेट लेवल के जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए, है ना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजय कुमार सूद। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो किसी एग्जाम में डायरेक्ट उस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही वहाँ पे आंसर होगा। आपको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट कौन है ये भी पूछा जा सकता था। उस क्वेश्चन के आंसर इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, अजय कुमार सूद। इन्होंने क्या किया ना, नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि ये फ्रेमवर्क बनाने में उनको हेल्प कौन किया। हेल्प यहाँ पे कौन किया, किसने किया, कौन से फेडरेशन ने किया या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने किया? दैट इज आंसर इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब बेसिकली ये है कि आपको थोड़ा बहुत जान के रखना ज़रूरी है। आंसर तक तो आप पहुंच गए, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये है क्या। बेसिकली क्या करेगा ना, जो किसी, मान लीजिए एकदम लेमैन की तरह समझाते हैं, एक लेबोरेटरी में कुछ एक चीज़ बन रहा है या कुछ नया कॉन्सेप्ट बन रहा है या फिर कुछ नया टेक्नोलॉजी बन रहा है। जब तक वो लेबोरेटरी में है और टेस्ट किया जा रहा है तब तक तो सब कुछ वेल एंड गुड, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि उस टेक्नोलॉजी को या उस सिस्टम को या फिर उस प्रोडक्ट को जब मैं कमर्शियल डिप्लॉयमेंट करता हूँ, मतलब कमर्शियली जब उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ या फिर उसको
कमर्शियल यूज़ के लिए बाहर भेजता हूँ, तब काफ़ी सारा उसमें लूप होल मिलता है हमको, है ना। तो ये जो गैप है, इस गैप को कम करने के लिए ही ये नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया फिर से, बेसिकली फॉर मेजरिंग द मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द लैब टू द कमर्शियल डिप्लॉयमेंट। वही बात है बस, है ना। अच्छा, ये CII हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली। हेड कौन है? ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आई गेस जितना मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन CII का हेड कौन है, हाल फिलहाल मेरे 1 साल के अंदर ही किसी एक बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो CII क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्या करता है ये? मेन पर्पस इसका यही है कि प्रोमोट बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, ध्यान रखेंगे। तो CII के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन, और इस क्वेश्चन में कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है, कौन साइंटिफिक एडवाइज़र है, और ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट फ्रेमवर्क है NTRAF, आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि NTRAF में ये जो A है या फिर F है या फिर T है, इसका मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन से आप काफ़ी सारा दूसरे क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक है। चलो, आशा करता हूँ अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप मेरा एक्सप्लेनेशन को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये मुझे जानना बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स कभी पढ़ाया नहीं हूँ। तो मैं करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ डिस्कस ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं, या फिर मुझे और क्या क्या बेटरमेंट चाहिए, मैं उसको लेकर थोड़ा बहुत एंशियस रहता हूँ हमेशा। तो आई होप अब तक सब कुछ सही चल रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा। सबसे पहली बात, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ मैं बस मज़ा के लिए ही शुरू किया हूँ, क्योंकि जो मेरा कोर है वो मैथ रीजनिंग का था। ये जैसे करंट अफेयर्स है, इट इज़ फॉर अ चेंज। तो आपको पढ़ते वक्त, ये सीरीज़ देखते वक्त एटलीस्ट मैथ रीजनिंग में, चलो आप बहुत टेंस होके, आप बहुत सीरियस होके पढ़ते हो, लेकिन ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आशा करता हूँ कि आप बहुत जॉली मूड में, बहुत हंसते खेलते देखेंगे और रिवाइज कर लेंगे आपका पढ़ा हुआ जो भी चीज़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO सेलिब्रेट्स 68th फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2026। अच्छा, यहाँ से मैं सबसे पहले आपको ये बोल देता हूँ कि ये 1 जनवरी तो हुआ था, लेकिन 1 जनवरी कौन से साल, ध्यान रखना पड़ेगा, 1958। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन SSC रेल या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया है कि DRDO का फाउंडेशन ईयर कब है, दैट इज़ 1958, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब बोला गया है कि डियर समीर वी कमथ इज द चेयरमैन ऑफ DRDO, ऑब्वियसली व्हेन डिड ही ज्वाइन द पोस्ट। तो आपको ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं और एक दो चीज़ बोल देता हूँ कि DRDO का जब नाम आया है, ये जानना ज़रूरी है कि ये 1958 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका। अच्छा, इस DRDO का मोटो भी जो है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मोटो थोड़ा बहुत ऐसा आप याद कर लेंगे कि स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस इज द मोटो ऑफ DRDO, ठीक है। अब समीर भी कमत से पहले एक बहुत अच्छा आदमी, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था DRDO के लिए, वो थे G सतीश रेड्डी। मेनली इसी फेज़ में मैं भी प्रिपरेशन किया हूँ, 2019 से लेके 2021 2022 तक मैं भी प्रिपरेशन करता था। तो इस फेज़ में ये G सतीश रेड्डी का करंट अफेयर्स का न्यूज़ में अगर आप
हफ्ते भर में 100 न्यूज़ पढ़ रहे हो तो 100 न्यूज़ में एटलीस्ट 10 बार इनका नाम जिक्र होता था, है ना। तो ही वॉज दैट फेमस एंड वेरी गुड गाय, जी सतीश रेड्डी। तो 2018 से लेकर 2022 तक डीआरडीओ का जो हेड थे वो कौन थे, जी सतीश रेड्डी। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वीर समीर वी कमत कब ज्वाइन किए होंगे, 2022 में। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, डीआरडीओ ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेड कौन कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं लिख देता हूँ, राजनाथ सिंह, है कि नहीं, श्योर है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वॉइस ओवर वाईफाई, वीओ वाईफाई इज ए प्रोजेक्ट ऑफ विच टेलीकॉम प्रोवाइडर। ये 5 क्वेश्चन में शायद सबसे इजी ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर क्या होगा, बीएसएनएल। और इस क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन भी नहीं करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन वन लाइनर है, लेकिन इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है या फिर एसएससी लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब बीएसएनएल का जिक्र हो गया है, तो बीएसएनएल ऑब्वियसली आप सबको जानते होंगे कि ये एक पीयूसी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1 अक्टूबर को हुआ है 2000 में। ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था और उसका जो आंसर था, ये बैंकिंग वाले का कोई काम में नहीं आने वाला था। कोई अगर ऐसा सोचता है कि इस क्वेश्चन, बैंकिंग वाला स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरा एग्जाम में आएगा ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन मैं जो अब यहाँ पे लिखूँगा कहीं ना कहीं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन में ये सब जो बोला गया है कि वॉइस ओवर वाईफाई, टेलीकॉम प्रोवाइडर, बीएसएनएल है, ये सब कुछ साथ साथ और भी कुछ बोल के आपको एक इसमें से जो मैं लिखूंगा अभी, इसमें से एक पॉइंट हटा देगा और पूछ लेगा कि ये क्या है बताओ। जैसे कि बीएसएनएल का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है बताओ। आप बोलेंगे ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, लेकिन टफ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो आप उस न्यूज़ को पूरा कच्चा खा जाओ, मतलब जितना डिटेल में जा सकते हो पढ़ जाओ, आपके एग्ज़ाम में काम में आएगा। ठीक है। चलो तो बीएसएनएल का मैंने बोल दिया कि पीएसयू है, 2000 में एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, है ना। तो जो बीएसएनएल का नेटवर्क है कहीं और जगह पे भी काम करता है क्या इंडिया छोड़ के, बिल्कुल करता है। नेपाल पे करता है, मॉरिशस पे करता है। क्या वहाँ पे भी नाम बीएसएनएल है, नहीं, वहाँ पे नाम है एमटीएनएल, है ना, एमटीएनएल। और क्या जान सकते हैं आप बीएसएनएल से, हाँ इसका हेड जान सकते हो। इसको हेड अभी कौन कर रहे हैं, श्री ए रॉबर्ट। इतना आप याद रख लेंगे तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे, श्री ए रॉबर्ट। ठीक है। चलिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है। ये मेनली एसएससी एग्ज़ाम के लिए या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है, फर्स्ट एवर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इज़ डेवलप्ड बाय विच कंपनी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर शायद 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा BEML, BEML फुल फॉर्म भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, है ना, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। चलो यहाँ तक तो ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चला था,
ये भी बहुत एक आसान सा क्वेश्चन है, घाई से लेके हावड़ा तक, है कि नहीं, गुवाहाटी से हावड़ा तक। अच्छा, इसका मैक्सिमम अप टू कितना तक स्पीड जा सकता है? मैक्सिमम स्पीड इसका 180 किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक वो पहुँच सकता है। ठीक है, और क्या आप जान सकते हैं इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से अगर भारत BEML है, इसका आप हेडक्वार्टर जान सकते हो। HO कहाँ पे है? बेंगलुरु। ठीक है ना। हेड कौन है इसका, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? शांतनु रॉय है शायद, शांतनु रॉय। ठीक है, ये MD एंड CEO है, MD एंड CEO। अब देखो, BEML अगर कहीं पे आ जा रहा है तो BEML देख के आपको ये सब बेसिक जो पॉइंट्स है ये आपका जो दिमाग में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि ऐसा 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 है। ठीक है ना। अब देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता था। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल रखा है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कोई अगर पूछता आपसे, फास्ट एवर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इज डेवलप बाई डैश विद द हेल्प ऑफ डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डेवलप किया गया है, ये डेवलप तो किया है BEML ने, लेकिन वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है, वो टेक्नोलॉजी किसका यूज़ हुआ है? वो टेक्नोलॉजी ना ICF, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री का यूज़ हुआ है, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कोई टफ बनाना चाहता है इस क्वेश्चन को, तो ऐसे ये बना सकता है। दो चीज़ आप लोग घर में देखेंगे, एल्स्ट्रॉम बोल के जो कंपनी है, ये बहुत एक मेजर कंपनी है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना। और चित्तरंजन लोकोमोटिव, इसका एक स्पेशलिटी है, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आपको पता है, और अगर नहीं पता है, आप गूगल आउट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सॉरी, गोपाबंधु स्टेडियम इज लोकेटेड एट विच स्टेट? ये भी बहुत सिंपल सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब ये जो टोटल मेरा सेट रहेगा, इसमें टोटल 70, 80 या 100 क्वेश्चन रहेगा अगर, तो उसमें से ऐसे 30% क्वेश्चन रहेगा जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, जो कि मेनली फोकस्ड है SSC एग्ज़ाम या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे वन लाइनर ही पूछते हैं आज तक। ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे खास करके बैंकिंग में काफ़ी डिटेलिंग चाहिए होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम कुछ कुछ क्वेश्चन SSC लेवल का भी रखे हैं, कुछ क्वेश्चन बैंकिंग लेवल के रखे हैं, ताकि कोई ऐसा ना सोचे कि मेरे लिए है नहीं। ठीक है ना। गोपाबंधु स्टेडियम इज लोकेटेड एट विच स्टेट? इसका आंसर आप सबको पता होगा शायद, ये है उड़ीसा में। अब आपको पता होना चाहिए ये स्टेडियम न्यूज़ में क्यों आया। अब देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली अगर स्टैंडर्ड देखेंगे तो ये क्वेश्चन SSC का है या फिर स्टेट लेवल का है, लेकिन जितना मुझे फीडबैक मिला है, क्लरिकल एग्ज़ाम में, IPS क्लर्क में या फिर RRB क्लर्क में, या फिर कुछ टू सम एक्सटेंट SBI क्लर्क में भी लास्ट साल से इस साल और लास्ट ईयर स्टैटिक पार्ट काफ़ी पूछा जा रहा है, स्टैटिक अवेयरनेस काफ़ी पूछा जा रहा है। अगर आप पेपर में बैठते हो और आपको ये एक दिखता है कि गोपाबंधु स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है, आपके लिए तो ये करंट अफेयर्स है ही नहीं, आपके लिए तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। कैसे? रिसेंटली क्या हुआ था ना, पारादीप जो पोर्ट है, बहुत फेमस एक पोर्ट उड़ीसा का, उसका 65th फाउंडेशन डे मनाया गया। जहाँ पे मनाया गया था वो यहाँ है, गोपाबंधु स्टेडियम। समझ आया कैसे क्वेश्चन करता है? नेक्स्ट टाइम से अगर IPS क्लर्क में आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिखता है, तो आप उस क्वेश्चन को करो या ना करो, आपको बैकअप द माइंड में ये रहना चाहिए कि ये न्यूज़
कहीं ना कहीं पे करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो मेरे से कहीं ना कहीं ये छूट गया है, मतलब कहीं ना कहीं मैं इस क्वेश्चन को, इस करंट अफेयर्स को, न्यूज़ को नेग्लेक्ट कर दिया हूँ, इग्नोर कर दिया हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है, द इंडियन आर्मी हैज डिक्लेयर्ड 2026 द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, ठीक है। लाइकवाइज 2024-25 वर्स, मतलब 2026 को जैसे बोला जा रहा है कि ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी है, तो 2024-2025 इसको क्या बोला गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2024-2025 इसको ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ये बोला गया था, मेन मोटो या मेन फोकस उसमें था, ठीक है। बेसिकली ये जो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी बोला जा रहा है ना, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्या क्या होने वाला है इससे, आपको पता होना चाहिए। जस्ट नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस, लेकिन आपका जो नॉलेज है उसको बेटर करने के लिए, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। इससे क्या मेन मोटिव है ना, इसमें मोटिव मेन है कि एनहेंस क्रिएटिविटी, ठीक है। आपको रियल टाइम डिसीजन मेकिंग करने में और हेल्प होगा, ठीक है। कॉम्बैट इफेक्टिवनेस, दिस आर द मेजर पॉइंट्स, है ना। कोई इस क्वेश्चन को अगर और डिफिकल्ट बनाना चाहे तो इसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपसे मिसिंग करके पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा इस स्कीम का या ईयर ऑफ नेटवर्किंग बोलने के पीछे जो रीज़न था उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। फ्यूचर रेडी रहना, मतलब जो हमारा सिस्टम है वो कितना फ्यूचर रेडी है, विद ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू इंडियन आर्म फोर्स। ये सब इस ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का जो ब्रॉडर एक क्या बोलते हैं अम्ब्रेला है, उसके अंदर मेन कुछ फोकस इसमें रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बुक द लाइफ लर्न एंड द लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, ए बुक बाय शशि थरूर, हिज फर्स्ट बुक वाज, कौन सा उनका फर्स्ट बुक है? बहुत फेमस एक पर्सनालिटी है शशि थरूर। मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है 2014 से पहले शायद, जब ट्विटर का बहुत बोलबाला था, उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द मोस्ट फॉलोड पर्सनालिटी इन द ट्विटर शशि थरूर ही थे। 2014 में मोदी जी आए और फिर उनको टेक ओवर किए, ये फैक्ट है, आप थोड़ा चेक कर सकते हो। जितना मुझे याद आ रहा है ये एक मुझे मेरे दिनों में, मतलब बहुत पुराने दिनों में ये न्यूज़ बहुत फेमस हुआ करता था, है ना। चलो अब मुद्दे पे बात पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आंसर मार्क किया था ना, हाँ ठीक है। चलो कभी कभी मेरे से इधर उधर छोटा बहुत जो आंसर मार्क करने वाला हो या किसी चीज़ को बोल के उसको फिर मिटा देना हो, ऐसा हो जाता है, क्लास में भी हो जाता है, मेरे स्टूडेंट सबको पता है ऐसा, है ना। चलो, हिज फर्स्ट बुक, शशि थरूर का फर्स्ट बुक कौन सा था? द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है। अब अच्छा बात इस क्वेश्चन में मैंने ये रखा है, जो जितने भी बाकी ऑप्शंस है ना, सभी के सभी शशि थरूर का ही बुक है, सब के सब। बट द फर्स्ट वन इज द ग्रेट इंडियन नोवेल। कब लिखे थे? 1989 में। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड दिस इज द लेटेस्ट बुक, है ना। शशि थरूर का जो बुक सब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि उनको शायद साहित्य अकादमी से भी नवाजा गया है, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। उनका कुछ और बुक है
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बुक मुझे याद आ रहा है एकदम प्रोमिनेंटली, जैसे कि अंबेडकर अंबेडकर ए लाइफ 2022-2023 में ये क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ था। ये बुक उसी टाइम का लिखा गया है शायद 2022 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, एक बहुत फेमस बुक है द हिंदू वे। क्योंकि आपको पता है कि बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है और शशि थरूर कोई बुक लिख रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ऐसा भी एक बुक है कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ऐसे करके एक बुक है। और लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट, उनका जो लास्ट ही है शायद, या फिर सेकेंड लास्ट, मैं अगर भूल रहा हूँ तो 2024 के करीब 2024-25 सीजन में एक बुक आया था, वो भी बहुत फेमस था, किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, ए वंडर लैंड्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मैं 100% श्योर हूँ अगर शशि थरूर का कोई बुक आपके अपकमिंग 1-2 साल में पूछा जा रहा है तो वो ये जो स्क्रीन में लिखा हुआ कितने 5 और 4 9 बुक है, इस 9 बुक में से ही एक नया आपसे पूछा जाएगा, इतना गारंटेड है। ठीक है, आप चलो, तो आप, मुझे पता नहीं है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो एटलीस्ट इस पेज को स्क्रीनशॉट बना के रख लो, काम में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The Investor Education and Protection Fund Authority under the Ministry of Corporate Affairs। कॉर्पोरेट अफेयर्स का हेड, कॉर्पोरेट अफेयर्स हेड कौन करता है, मैंने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था, आप रिलेट करके याद कर लेना। ठीक है, अच्छा क्या किया उन्होंने, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड ए निवेशक शिविर इन बेंगलुरु ऑन 3 जनवरी 2026। Before this, how many cities this program has, in how many cities this program has been organized? बेंगलुरु में तो अभी हुआ, जनवरी महीने में हुआ, मतलब इसके पहले कितने सिटीज़ में ये हो चुका है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लो कि निवेशक शिविर है क्या। बेसिकली जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स है ना, म्यूचुअल फंड्स या फिर जो शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट किए, अनक्लेम डिविडेंड्स एंड शेयर्स, पेंडिंग शेयर्स, बेसिकली पेंडिंग शेयर्स, जो 6 से 7 साल तक, 6 से 7 साल तक जिनका कोई नाम और निशान नहीं मिल रहा है, किसको, ऑब्वियसली सेबी को। सेबी ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था ये इनिशिएटिव। तो सेबी के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है कि ये जो डिविडेंड्स है या फिर जो शेयर्स है, इनका जो बेनिफिट है, ये जो इसका जो वैल्यू है, मैं दूँ किसको। तो ये क्या कर रहे हैं ना, जगह जगह पे जाके, मेजर जो बड़े बड़े सिटीज़ है वहाँ पे जाके एक ऐसे शिविर, जैसे शिविर मतलब क्या बोलेंगे इसको आप, मीटिंग, निवेशक शिविर ऐसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि लोगों में थोड़ा बहुत अवेयरनेस आए। ठीक है ना, ऑन द स्पॉट उन लोगों का, जो लोग मिल रहे हैं उन लोगों का केवाईसी किया जा रहा है, ऑन द स्पॉट उन लोगों का नॉमिनेशन बनाया जा रहा है, नॉमिनेशन करवाया जा रहा है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग इस निवेशक शिविर में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बेंगलुरु में अभी हुआ, इसके पहले 4 जगह पे ये हो चुका है। कौन कौन सा जगह है, पुणे में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, ठीक है, जयपुर में हुआ है, और आई गेस अमृतसर में हुआ है, अमृतसर में हुआ है। ठीक है, तो ये बेंगलुरु इज़ द 5th सिटी। अच्छा, ये न्यूज़ पढ़ के बैंकिंग स्टूडेंट को एक चीज़ और कनेक्ट करना चाहिए। अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा आपका प्रिपरेशन, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए या फिर क्लिक करना चाहिए कि ऐसा तो एक बैंकिंग में भी होता है। बैंकिंग में क्या है, आरबीआई रेगुलेट करता है ऑब्वियसली। मान लो किसी के अकाउंट में पैसा है,
लेकिन वो आदमी 10 साल तक उस पैसे का कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करता है, उसमें अकाउंट उसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है मतलब पड़ा हुआ है, बहुत अमीर होगा शायद, तो वो पैसा वो भूल गया है। अब आरबीआई को हो जाता है टेंशन, और जब भी आरबीआई को टेंशन होता है तो आरबीआई क्या करता है, जो भी बैंक सब है, कॉमर्शियल बैंक सब है, उनके ऊपर प्रेशर डालता है ना। जो अगर कोई यहाँ पे बैंकर्स देख रहे हो तो समझ पा रहे होंगे कि ऐसा प्रेशर कितने झेलते हैं हम लोग। तो होता क्या है ना, 10 साल तक अगर कोई अनक्लेम डिपॉजिट है बैंकिंग में, तो उसके 10 साल हो जाने के बाद 3 महीने तक, विद इन 3 मंथ्स, वो जो फंड है वो शिफ्ट हो जाता है किसमें, एक डिफ फंड बोल के एक है, डिपोजिटर एडुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो जब ऐसा देखा जाता है कि 3 महीने 10 साल हो गया और उस 3 महीने के अंदर इस फंड में पैसा चला गया, तो बैंक वाले के ऊपर प्रेशर करते हैं आरबीआई कि तुम इसको निकालो। तो जैसे यहाँ पे निवेशक शिविर कर रहा है सेबी विद द हेल्प ऑफ दिस कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड ऑल, हमारे यहाँ पे भी बैंक वाले भी ऐसे शिविर करते रहते है ना। चलो, और हाँ एक चीज़ और, जैसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में पैसा चला गया, तो क्या उसके बाद वो पैसा फिर से कभी भी रिटर्न नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। आपको प्रॉपर एक एप्लीकेशन करके बैंक में जमा करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा कुछ भी रीज़न से आप उस अकाउंट को हैंडल नहीं कर रहे थे, लेकिन आप अभी इंटरेस्टेड हो उस अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए। तो विथ अगर जो भी प्रोसीड्योर्स है वो अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लेंगे तो आपका पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, और देन वो पैसा रेगुलर कस्टमर की तरह ही डील होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कमराजार पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ठीक है, अब ये देखो फिर से मैंने एक स्टैटिक क्वेश्चन डाला है, स्टैटिक क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स ही डाला है। रिसेंटली क्या हुआ था ना, यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपमेंट एंड वाटरवेज कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने तमिलनाडु विजिट किया, और तमिलनाडु का जो पोर्ट है, तमिलनाडु पोर्ट के ऊपर तमिलनाडु का जो चेन्नई पोर्ट है, उस पोर्ट का डेवलपमेंट के लिए लगभग 235 करोड़ इन्वेस्टमेंट का बात हुआ, और कुछ पैसा इन्फ्यूज कर दिए ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 235 करोड़ में से 129 करोड़ पैसा डायरेक्टली चेन्नई पोर्ट को मिल रहा है फॉर डेवलपमेंट एंड अदर पर्पस। ठीक है, बाकी का जो 106 करोड़ रुपया है वो जा रहा है इस कमराजार पोर्ट को। समझ आया आपका न्यूज़, कैसे ये न्यूज़ फॉर्म हुआ? अब ये जो कमराजार पोर्ट है तो ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, तमिलनाडु में होगा। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, परम शक्ति एंड इंडिजीनियसली डेवलप होगा शायद, क्वेश्चन में चेंज कर लेना आप लोग। मैन्युफैक्चर्ड सुपर कंप्यूटर सिस्टम डेवलप्ड एट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कैन परफॉर्म ओवर 3.1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है ये जो क्वाड्रिलियन है इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, इसका वैल्यू तो इसका आंसर भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका आंसर है 10⁻15। अब अगर ये क्वेश्चन डेटा बेस्ड है, मतलब आपको अगर पता है तो है, नहीं है तो नहीं है, आप आगे कुछ वाइल्ड गेस भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपको और एक दो चीज़ ध्यान रखना है। ये जो परम शक्ति बनाया गया है सुपर कंप्यूटर, किसके मदद से बनाया गया, कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मदद से बनाया गया है?
बनाया गया था आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की हेल्प से बनाया गया है। ये क्या है ना, 3.1 पेटाफ्लॉप कंप्यूटिंग सिस्टम है। मतलब परम रुद्र, ऐसा परम रुद्र जो सीरीज है उन लोग का, परम रुद्र उसी का ही पार्ट है, सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है। पेटाफ्लॉप कुछ नहीं है, ये यूनिट है जो मेजर करता है यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, ये यूनिट है एक कंप्यूटिंग का, कितना फास्ट कोई कंप्यूटर कर पाता है, दैट इज 3.1 पेटाफ्लॉप। किसके मदद से बनाया गया है? आईआईटी मद्रास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अगेन a very straightforward question. Dagarthi Greenfield Airport is located in which state? तो इस क्वेश्चन का आंसर, प्रॉपर आंसर तो इस क्वेश्चन का क्या है? आंध्र प्रदेश है ना। आंध्र प्रदेश में भी अगर स्पेसिफिकली पूछे तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब मुझे बस इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ डिस्कशन करना है। अच्छा, और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये जो एयरपोर्ट बना ना, ये 8 एयरपोर्ट है ऑफ द स्टेट आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतना डिटेलिंग नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल दिया आपको। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ जो मेनली मुझे यहाँ पे बोलना था कि ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसका क्या मतलब है? और कुछ होता है क्या ऐसा? रेड फील्ड, ब्लैक फील्ड, है ना। देखो, दो चीज़ होता है, ग्रीन फील्ड या फिर ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मतलब ये जो एयरपोर्ट है एक ऐसा जगह पे बन रहा है जहाँ पे पहले कुछ नहीं था, सब कुछ नया तरीके से बनाया जा रहा है। और अगर मैं सब कुछ नया तरीके से बनाऊंगा तो मेरे ऊपर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, लेकिन डिज़ाइन वाइज मैं कैसा करना चाहता हूँ, या फिर मैं मेरे घर जैसे कलर में क्या करना चाहता हूँ, या फिर कंस्ट्रक्शन किस स्टाइल में करना कलर वाला बात मैंने फालतू बोला है ना। जो कंस्ट्रक्शन है उस वो मैं कैसे करना चाहता हूँ, या फिर कितना एरिया लेके कर सकता हूँ, इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, नया तरीके से बन रहा है एकदम, तो मैं उसको बोलूँगा ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब ये होता है कि पहले से कुछ बना हुआ ढांचा है, अब आप बस उसको मॉडिफाई कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हो, है ना। तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्राउन फील्ड। आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे भी लोग होंगे शायद जिनको इन दोनों का डिफरेंस पता नहीं होगा। तो अगर इस ओवर द 13 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया, अगर किसी को लग रहा है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो ये तो बहुत, ये बोलने लायक क्या है, इस बोलना बोलना ना बोलना एक ही बराबर है, क्योंकि ये तो सबको पता है। नहीं, मैंने मेरा जो आइडियल है उनसे सीखा था, किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जब आप एक टीम स्पोर्ट खेल रहे हो तब आपको बेसिक चीज़ें भी सबको चिल्ला के बोलना चाहिए, सबके सामने चिल्ला के बोलना चाहिए, बेसिक चीज़ें भी। क्यों? क्योंकि 11 में से 8 लोग होंगे जो लोग इंटेलिजेंट है, जो लोग समझ पा रहे होंगे, लेकिन 2-3 ऐसे भी लोग होंगे जिनको अगर मैं ना बोलूँ तो वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन ये भी बहुत गंदा आदत होगा कि मैं बस उन्हीं को पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ कि ऐसा है, कि ऐसा होता है, तो उनको लगेगा कि शायद वो अपने आप में थोड़ा छोटा फील करेगा, है ना। तो इन जनरल एक सबके साथ जो बेसिक फंडामेंटल है वो डिस्कशन करना चाहिए। देयर इज़ नो कॉमन सेंस इन ए टीम गेम, ऐसा ही उनका कोड था। तो ये भी एक टीम गेम ही है, हम लोग सबको ही मिल के खेलेंगे, सबको ही मिल के जीतेंगे, है ना। और 50% स्टूडेंट को, अगर 80% स्टूडेंट को ये चीज़ पता था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि 10 से 20% स्टूडेंट को ये चीज़ पता नहीं होगा, तो शायद उनको थोड़ा हेल्प हो जाए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, DRDO has developed
a portable water desalination gadget to meet the drinking water needs of small groups of soldiers deployed in the field. This system is named Swades. W stands for what? है ना? तो देखो, अब जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ाया क्लास में, काफ़ी लोगों ने बोला सर आपने डब्लू पूछा तो ये बहुत इजी बन गया, इसका आंसर तो वाटर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे ई भी पूछ सकता है, एस भी पूछ सकता है। तो क्या है फुल फॉर्म इसका? सी वाटर डी सैलिनेशन सिस्टम, है ना? ये पोर्टेबल है, ये जो सिस्टम बनाया गया ये पोर्टेबल सिस्टम है एक, और मैकेनिकल भी चल सकता है, आप खुद से कर सकते हो, या फिर पंप या कोई मशीन की मदद से भी इसको चला सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है ना? तो ये जो ट्रूप है उनको बहुत काम में आने वाला है। चलो, इस क्वेश्चन से और कुछ मुझे नहीं लगता कि हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन स्वादेश का फुल फॉर्म आपसे अचानक से पूछा जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स recently commemorate 25th anniversary of homegrown Tejas light combat aircrafts. इनका जो फर्स्ट फ्लाइट है 2001 में ये हुआ था फर्स्ट टाइम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इट वाज डेवलप्ड बाय होम, विच कंपनी बेसिकली। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है HAL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कब का कंपनी है ये? ये है 1940 का कंपनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु पे है ना? और हेड कौन करता है इसको? MD कौन है? MD एंड चेयरमैन जो भी, दोनों एक है, DK सुनील। DK सुनील है HAL, HAL का MD एंड चेयरमैन, ठीक है? अब DRD के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, BEML के बारे में भी हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, है ना?